त्रिलोकचंद एक ऐसा नाम जो समाज और ऑल इंडिया SC/ST जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के कर्मचारियों के लिए लगातार खड़ा रहता है। जी हाँ, और उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं त्रिलोकचंद जी। तो आज हम आपकी चर्चा सुनवाएंगे आपको उनके बारे में कि वो किस किस तरह से और किस किस तरह की दिक्कतों का सामना जब उनका स्टाफ करता है तो किस तरह से उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं। पूरी बातचीत में आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनके साथ जो तत्पर रहते हैं चंद्रकांत मीना जी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उनके साथ लगातार तत्पर रह करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। त्रिलोकचंद जी लगातार जनरल इंश्योरेंस के जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के दो हाथ करने को तैयार रहते हैं अधिकारियों से। पहले उनके बारे में हम जानते हैं, उन्हें जैसा उनके बारे में हमने जाना कि वो बहुत सालों से इस सेवा में लगातार काम करते आ रहे हैं, स्टाफ के लिए लगातार कार्य करते आ रहे हैं ताकि उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। त्रिलोकचंद जी लगातार ऑल इंडिया SC/ST जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ये आप सामने देख पा रहे हैं मीना जी, चंद्रकांत मीना जी लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और त्रिलोकचंद जी भी लगातार लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो समस्या उनसे जुड़ी किसी भी स्टाफ की हो। स्टाफ के लिए वो हमेशा रात दिन कार्य करते हैं। इंश्योरेंस से जुड़े सेक्टर के लोगों की समस्या को वो अपनी समस्या मानते हैं और अपनी समस्या मानकर ही उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए प्रमुख नाम है त्रिलोकचंद जी का लोगों की सेवा करने में, लोगों का सम्मान करने में, लोगों की समस्याओं का निदान करने में और सबके साथ मिलकर रहना। सबके साथ मिलकर आप सामने देख पा रहे हैं चंद्रकांत मीना जी हैं और सबके साथ मिलकर रहना त्रिलोकचंद जी की खास पहचान है। त्रिलोकचंद जी को जगह जगह जाकर लोगों को सम्मान मिलता है, लोग उनका सम्मान करते हैं। इन सब को लेकर के हमने बातचीत की त्रिलोकचंद जी से। आइए सुनते हैं। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली हम बात कर रहे हैं इस समय सिंधिया हाउस से। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। जिस तरीके से आज मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन जब बात रखी जाती है तो बड़े पैमाने पर रखी जाती है। और हमारे बीच में है ओरिएंटल इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट और जो एक संस्था है ऑल इंडिया SC/ST जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में त्रिलोकचंद जी। त्रिलोकचंद जी, आपका नेशनल न्यूज इंडिया चैनल में आपका अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार सर। जिस तरीके से आज मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, और ये चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, सब जगह मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने अभी लेबर कानून लेके जो आए हैं और उस लेबर कानून के अंदर जो पूंजीपति हैं या जो मालिक हैं उनको ज्यादा हक दे दिए हैं। अब मजदूर रोए तो कहां रोए और मजदूर करे तो क्या करे। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और वास्तव में ये हमारे समाज को, जिसे शुरू में दलित कहते थे, डाउन टू ऑर्डर कहते थे, और उसके बाद इनका नाम रिजर्वेशन के नाम से SC/ST और OBC दिया गया। और ये एक SC/ST जो है बेसिकली लोगों को भ्रम करने वाली बात है। क्या है? एक लिस्ट बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि जातों को बांटा गया था। आज भी ये वही काम कर रहे हैं जनगणना के अनुसार। क्यों? कि आज हमारे में से, दलित समाज में से जो SC/ST हैं, कुछ लोग ऊपर आना शुरू हो गए। ऊपर का मतलब आपने देखा होगा कि 1947 में जिस टाइम बाबा साहब 1930 के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो जनरल के ही लोग कहते हैं उनके नेता बने हुए थे। उधर गांधी खड़े हो गए कि मैं हरिजनों का नेता हूं, उधर पटेल जी खड़े हो गए
मैं दलितों का नेता हूं। आज तक ये नहीं समझ में आया दलित और हरिजन और डाउन टू अर्थ पिछड़ी जाति ये क्या चीज थी। बेसिकली हिंदुस्तान तो वैसे ही सदियों से गुलामी का जीवन जी रहा था। कुछ ही लोग थे, लिमिटेड लोग थे जो एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। जी, ये तो जो बाबा साहब ने देखा अपने टाइम के अंदर, उसके आने के बाद बाबा साहब ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें ऐसे कुछ प्रोविजन दिए कि इन लोगों की कुछ उत्थान हो सके और ये लोग स्ट्रीम में लाइन में आ जाए। हमने देखा था जब हमने पढ़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी तो इकोनॉमिक्स के अंदर एक ही चीज नजर आती थी कि लगान से बेसिकली हम लगान के पार्ट को अपने साथ जोड़ के देखते हैं। लगान में क्या था, ए ग्रेड भूमि, बी ग्रेड भूमि, सी ग्रेड भूमि, डी ग्रेड भूमि और ई ग्रेड भूमि। ए ग्रेड भूमि वो होती थी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ और बिल्कुल नजदीक सेंटर में होती थी, स्कोर्ड होती थी। जब बी ग्रेड भूमि की तरफ हम गए वो थी लीक से थोड़ी हटके होती थी, गांव से दूर होती थी, रात को कोई स्कोटी नहीं कर सकता था, अनाज चोरी हो जाता था, लोग आग लगा देते थे, फल सब्जी वगैरह बाहर से बाहर जानवर खा जाते थे। वो फिर इन्होंने क्या करा कि भाई इसको बराबर कैसे करें। जो बी ग्रेड भूमि की उपजाऊ भूमि थी उसमें से इतना इनकम होती थी और ए ग्रेड की जो ज्यादा होती थी ऊपर के भाग को ये कहते थे हम लगान लेंगे। ये लगान की इसी तरह सी ग्रेड भूमि करी इन्होंने। सी ग्रेड में बी ग्रेड से कंपेयर होकर जो बी ग्रेड की इनकम ज्यादा होती थी वो काट के लगान में जाती थी। इसी तरह से इन्होंने जब देखा कि SC ST OBC और दलित और डाउन टू अर्थ लोग जो हमारे हैं, मुझे आज भी एक चीज याद आ रही है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पटवारी की कुछ वैकेंसीज निकली जी, और पटवारी मालिक हुआ करता था उस जगह का, जिले का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा तो भाई रिजर्वेशन के अंदर जब हम वे वैकेंसी निकाले तो रिजर्वेशन में भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। सोशल रिजर्वेशन कैसे आएगा, पटवारी आएगा तो कुछ देखेगा। इन्होंने जब उसमें एक ही जब लिस्ट निकाली उसमें एक क्लास डाली थी एजुकेशन की। हमारे लोग थे नहीं 47 के अंदर पढ़े लिखे, ग्रेजुएट की तो बहुत ही कौन लोग थे, क्योंकि पहले मनुस्मृति में सिर्फ राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ने का वो अधिकार था। मनुस्मृति और या जो उनके गुरु थे जो शिक्षा देते थे उनके बच्चों को अधिकार, बाकी किसी को अधिकार नहीं था पढ़ने का। पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। जब इन्होंने जब निकाला 1947 के अंदर 48 के अंदर आजादी के बाद कि जी हम इसे बांटते हैं, पहले स्टेप मुझे आज भी याद है। उस स्टेप के अंदर मुझे इसलिए याद है कि उस स्टेप के अंदर एक ही क्लास थी, एजुकेशन कॉलम नील कर रखा था, एजुकेशन नील कर रखा था। अच्छा, एजुकेशन नील, कोई क्षेत्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते थे। और वो उन्हीं को बनाना चाहते थे जो जमींदार और उनके खास थे जी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो अनकाउंटेड थी वो उनको मिल जाए। तो वैसे राजा कहता था ये पूरा गांव मेरा है, गांव के अंदर जितनी जमीन आ रही है राजा की है जी। राजा की मर्जी होती थी किसी को दे ना दे, वो तो बेगार कराता था। और उसके बाद उन्हीं का एक रोल था, क्या कहते हैं, जो हमारे पटवारी थे वो जगह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ उन्होंने एरिया रिजर्व रखा था कि ये एरिया जो जंगल की साइड का है वो SC ST और OBC दलितों को दिया जाएगा। अब वो पटवारी जी पढ़े लिखे क्या कि इन्होंने फिर देखा कि उनको रखो कि पुराना सारा जमाने में उर्दू में काम होता था। SC ST में कोई आदमी उर्दू पढ़ना या लिखना जानता हो, सिर्फ 2 चीज, उसको हम पटवारी बनाते। कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ उर्दू की वो होनी चाहिए थी। आप पुरानी उठा के देखे बही वगैरह सब उर्दू का काम होता जी। तो कहने का मतलब ये है कि सर आपका कि जो दलित समाज था
या जिसको हम आपने जो दो नाम 3 नाम बताए थे, वो गुलामों के गुलाम थे। हाँ, वो जो अंग्रेजों के शासन में 1947 से पहले जो अंग्रेजों वो तो ओपनली बोला था बाबा साहब ने खड़े होके कि हमें गुलामी कहाँ मिली, आजादी, हम तो आजादी कहाँ मिली, हम तो फिर गुलामों के गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा फिर तुम अपना अलग राज मांग लो, ये भी बात हुई है कहीं ना कहीं। तो ये बात, लेकिन एक ही बात आती है, वो कहते मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये कब्जा कर लेंगे, मैं चलाऊंगा कहां से देश को, पढ़ने देते नहीं स्कूलों में जा, क्यों उन्होंने तो फेस करा था ना जी, स्कूल के बाहर बैठ के पट्टी पे जहां चप्पलें उतारी जाती है वहां बैठ के पढ़ाई होती थी उनकी। ये तो महाराजा वो थे, क्या कहते हैं, उन्होंने गायकवाड़ जी ने उनकी मदद करी इसलिए बाहर चले गए। बाहर इतनी छुआछात नहीं थी जो इंडिया में थी, और आज भी है इंडिया में। आप राजस्थान चले जाइए, यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, साउथ में चले जाइए, कहां छुआछात नहीं है। क्या दिल्ली में नहीं है सर? दिल्ली में दिल्ली में इसलिए थोड़ी नहीं है, यहां सब मिक्स जाती हैं। साउथ में जाओगे तो 90% साउथ इंडियन है, राजस्थान में जाओगे राजस्थानी है 90%, जी, ठीक है। यूपी में जाओगे तो यूपी का है सारा, लेकिन दबे हुए हैं छुआछात। लेकिन वो चीज यहां दिल्ली में इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सारी मिक्स है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई सरदार है, कोई ईसाई है, सारी जातें यहाँ मिक्स होकर रह रही हैं। मिक्स होकर रह रही हैं तो उनको लेना सारा अपने उसमें करा हुआ है। कुछ क्या कहते हैं मुसलमान है, तो क्या करोगे? तो सर आपका मानना है कि लेके जमींदारी से लेकर और अभी तक का जो पीरियड है वहां मजदूरों की दुर्दशा ही रही। दुर्दशा क्यों रही ये नहीं सोचा किसी ने। जी हाँ, रीजन क्या? मजदूर जो गुलाम था, गुलाम ही मजदूरी करता था। राजा महाराजा और जमींदार कभी गुलाम मजदूरी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। आप देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी ऑफिसर हो जाता है तो वो अपने घर में बर्तन साफ करने वाली रखता है मजदूरी, खुद बर्तन साफ नहीं करता। तो मजदूर तो एक अलग से कास्ट हो गई, एक जात हो गया, एक धर्म हो गया। जी, जिसका काम मजदूरी करना है वो कौन है? 90% अपने लोग हैं जो SC ST शूद्र से निम्न वर्ग से काम करते हैं, वही लोग लेबर में, क्योंकि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। आज भी, आज हमें आजाद हुए लगा लो 47 से, और आज हम 76 साल हो गए हैं। 76 साल के अंदर भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि 100% एजुकेशन होगी। और अभी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आई थी, मैंने सुनी है, होगा या नहीं होगा। जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो किनके हैं? MP MLA और मिनिस्टरों के, जी, या उनके चचा ताऊ ताऊ वगैरह के हैं, या जमींदार कोई पैसे वाला उसने खोल दिया। उसमें क्या है कि उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलता है। गरीब आदमी कहां जाएगा? कहां 5 लाख रुपए डोनेशन देगा? कहां 40-50 हजार रुपए पर मंथ क्या कहता है उसका बच्चे की फीस देगा? क्योंकि उसको खाने को तो है नहीं, फीस देगा नहीं। तो फिर आप कंपेयर करते हो, जो कंपटीशन आता है कि भाई SC ST को 90% से नीचे से हम नहीं कंसिडर करेंगे। अरे वो लड़का जो कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आया, वो 2 पैसे के चंदे के या पटरी पे बैठ के पढ़ रहा है, वो कहां से तुम्हारा कंपटीशन से करे? उन्होंने आई थी एक स्टेटमेंट के सारे स्कूलों को गवर्नमेंट के अंडर अधीन कर देना चाहिए। जी, ये क्यों नहीं करते हैं? लेकिन सर बात यहां आती है, जैसे आपने 1947 की बात की, आपने 1931 की बात की, लेकिन सर यहाँ का जो दलित समाज है उन्हें 33 करोड़ देवी देवता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो तो एक महापुरुष हुए जो बाबा सामने 33 करोड़ देवी देवता, सब देवता वही है इस टाइम तो जी, बाबा साहब ही, अगर मानो या मत मानो, वो SC ST समाज के वही एक भगवान पैदा हुए हैं। बाकी 33 करोड़ में से मुझे तो 3 आदमी भी नजर नहीं आए जिन्होंने SC ST की उंगली पकड़ के उनका उत्थान कराओ। कोई भी कथा देख लो, कोई भी वो देख लो, कहीं SC ST का जिक्र नहीं होता। जी, कहीं दिखा भी देते तो लक्कड़हारा शेड्यूल कास्ट में नहीं आता, न शेड्यूल ट्राइब में आता है। ब्राह्मणों की बात होती है, एक ब्राह्मण होता था, एक क्या कहते हैं राजा होता था, 2 सी से तीसरी चीज नहीं दिखाते।
जी। कहीं बता दो उन्होंने कोई अछूत बताया हो, कहीं नहीं ऐसा सिस्टम। 33 करोड़ देवी देवता, अगर एक एक देवता एक एक की भी उंगली पकड़ के तो ये भव सागर पार कर गए होते। आज वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आज भी मैं अपने दिल से कह सकता हूं खोल के, जिस बस्ती में आप रह रहे हो, अगर वो जर्नल की बस्ती है और तुम अकेले हो, तुम अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते आज 76 साल के बाद भी कि मैं शेड्यूल कास्ट। लेकिन सर जो डिक्लेयर नहीं कर सकते सर, उनको आज भी छोड़ क्यों नहीं रहे? कारण क्या है उनको ना छोड़ने का? मानसिकता है गुलामी की। डर लगता है कि कल को शर्मा जी के बच्चे हमारे घर आते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कल को अगर डिक्लेयर कर दिया तो इन्होंने बंद कर देना है। हम अपने समाज में जा नहीं सकते। जैसे वो एक कहावत है ना छोटी सी, एक कौवे को मोर का पंख मिल गया, उसने लगा, उसका खूब वाइट जो होता है उसका पंख मिल गया, लगा लिया मोर का। अब मोरों ने मार मार के भगा दिया, तू तो मोर है नहीं। कौवे ने फिर उधर से मार के भगा दिया, तू तो कौवा रहा नहीं। तो उन लोगों को आज क्या है कि वो अपने आप को कहने ही नहीं चाहते हैं हम शेड्यूल कास्ट हैं या रिजर्व कैटेगरी से। डरते हैं। क्यों डरते हैं? जबकि उनको पता है कि मुझे आज जो नौकरी मिली है, आज जो बिजनेस चल रहा है मेरा, वो रिजर्वेशन की वजह से। रिजर्वेशन की वजह से जमीन मिली होगी, वहां दुकान बना ली या फैक्ट्री बना ली, उससे आगे चल रहे हैं, लोन पास हो गए, आज वो मालिक बन गए, तो अपने आप को नहीं दिखाना चाहते। तो सर ये मजदूरों की हालत कैसे सुधरेगी? क्योंकि सर आप करें, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और आपने इसको हमने देखा है, वो जमाना देखा है। महीने महीने क्या कहते हैं, पूरे महीने काम कराते थे। मुझे अपने फादर की क्या कहते हैं आज भी हिस्ट्री याद है, जो हमारी दादी सुनाती थी कि हमारे फादर किसी काजी के यहाँ काम करते थे। 15 आने महीने पे, 15 आने का मतलब उस जमाने में 16 आने का 1 रुपया होता था जी। यंग थे, पहलवान थे, बहुत 6 फुट की हाइट थी, गोरी चिट्टे थे। सुबह 6 बजे से लेके रात को क्या कहते हैं 12 बजे तक काम करते थे। कई बार वहीं सो जाते थे। हमारी जो दादी थी वो गई कि काजी जी, बालक की जो है ना 15 आने से 16 आने 1 रुपया कर दो महीने का। 1 रुपया वो किससे मांगी थी? उस जमाने में चांदी का सिक्का चलता था 1 रुपए का जी। कि मेरे को कि बाकी तो गुजर मैं काम करके कर लेती हूँ, खेती बाड़ी करके, मजदूरी करके, लेकिन वो 1 रुपए का सिक्का हमारे किसी काम आएगा। तो सर अभी लास्ट में चलते चलते जिस तरीके से आप भी बड़ी परेशानी में और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सर इनका उद्धार होगा कैसे? दोबारा बाबा साहब पैदा होंगे और हर वक्त के बाद ये कहते हैं भगवान आते हैं जो सृष्टि बदलते हैं, तो इसी तरह से कोई ना कोई बाबा साहब और आएगा। सर ये तो आपने मनुवाद वाली बात कह दी। जिस तरीके के एक पंडा मंदिर में बैठ के और एक जोशी कहता है कि जी अब तुम्हारा पुनर्जन्म जन्म होगा जब तुम्हारा उद्धार होगा। मैं बताता हूं, उसका एक रीजन है, मेरे अंदर से जलन तपन है जी, इसलिए बोल रहे हैं कि एक और बाबा साहब आएंगे जो इनका उद्धार दोबारा करेंगे। यहां तक तो पहुंचाने में बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवनी, पूरा परिवार कुर्बान कर दिया जी। फिर से बाबा साहब आएंगे, फिर से कोई बाबा साहब बन के आएंगे जो इनका, क्यों कि ये किसी को उठने ही नहीं देते हैं। आज पॉलिटिक्स ही ऐसी वो गेम है जो भगवान के रूप में देश को चला रही है, पब्लिक को चला रही है, समाज को चला रही है। उसमें से ही कोई पैदा होगा। हमारे कितने एमपी एमएलए मिनिस्टर हैं, लेकिन किसी को भी पिछले 50 साल में आपने सुना है? नाम बहुत सुने होंगे। रामविलास पासवान थे, रामधन राम थे, मैं नाम गिनवा देता हूं जी। गवर्नमेंट ने, इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, हाई पावर कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST, नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST। कितना हो रहा है मेरे साथ? चलो फाइलों के ढेर लगे रहते हैं, कमीशन कोई सुनवाई नहीं है।
क्या पता चलता 6-6 महीने, साल 2-2 साल तक तो वो होता ही नहीं है। क्या कहते हैं, हेयरिंग नहीं होती, चेयरमैन ही नहीं होती है, हेयरिंग नहीं होती है। वो कहते हैं डिले द केस एंड डिनाई द जस्टिस। वहां तो ये पोजीशन है। बनाए दिखाने के लिए हम करेंगे। आज कितने एमपी एमएलए हमारे बैठे हुए हैं, 332 एमपी एमएलए हैं। अगर वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। लेकिन सर अभी आपने देखा कि 2018 में जो एट्रोसिटी वाला मामला आया था, आपने बताया 332 मेंबर पार्लियामेंट गिनाए। सर उस समय करीब करीब 12 लड़कों को उनको मारा गया, उनका सुसाइड किया गया था, सुसाइड किया, उनको गोली मारी गई थी। लेकिन किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक आवाज नहीं उठाई, उनके मुंह में दही जम गई थी। दही रीजन है, आप अच्छी तरह जानते हो। मेरे से क्या कहलवाना चाहते। दही उनका रीजन है कि वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं जीत पाते जी, क्योंकि उनको भी जनरल के वोट मिलते हैं जब आते हैं, और जनरल के वोट जब आएंगे जो पार्टी सपोर्ट करेगी। इंडिपेंडेंट आपका बाबा साहब इंडिपेंडेंट खड़े हुए, वो हार गए, वो नहीं जीत सके, इन्होंने जीतने नहीं दिया। आज भी मोदी जी जिस स्टेट में जहां पर भी जाकर जिस आदमी को चाहेंगे वो जीतेगा, दूसरा जीत नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारी रिजर्व है सर। आदमी तो वो आएगा जो उनका चाहता होगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो। भाई तुम्हारा जो अच्छा आदमी है, जो उनसे लड़ सकता है, तुम्हारे लिए लड़ सकता है, वो कभी नहीं जीत के आएगा, मुझे बता दो। वो जीत भी गया तो उसे मिनिस्टर नहीं बनने देते, मिनिस्टर बन लिया तो काम नहीं करने देते। अभी रावण के बारे में सुन लो, लोग लालच दे देंगे, पहले खरीद लेंगे, नहीं खरीदा तो दूसरे में फंसा देंगे, ईडी में, सीबीआई में, इसमें चल भाई तू साइड। कितने, एक चीज बताओ, कितने जनरलों के अगेंस्ट क्या कहते हैं ईडी और सीबीआई ने आज तक जेल कराई है। हजारों करोड़ों रुपया पकड़ा गया है, कहां गया आज तक नहीं पता चल रहा। अरे वो उत्थान में ही लगा दो, देश के उत्थान में लगा दो, मतलब SC/ST को दो। तो सर अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि देश जो है इस समय बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, ना पेट्रोल इस्तेमाल कर, आर्थिक स्थिति में गुजर रहा है। भाई इतने टाइम से लड़ाइयां चल रही हैं, पेट्रोल क्या लाइफ है। एक चीज बताओ, आज 2026 के अंदर हम आज चिल्ला रहे हैं पेट्रोल लाइफलाइन है। पहले भी तो देश चलता था बिना पेट्रोल के, गाड़ियां नहीं थी, तांगे थे हैं, लेकिन आज सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि बिना पेट्रोल के तुम चल नहीं सकते हो। नहीं सर, अब ये एक चीज तो ये बताइएगा सर, ये सारा पब्लिक ही करेगी तो और नुमाइंदे किस लिए बताए हैं? तुमने हर चीज पे तो ट्रिपल टैक्स लगा रखा है, सब तो तुम अपने पास ले जाते हो। आज पब्लिक क्या करे? पब्लिक खाना छोड़ दे जी, पब्लिक खाना छोड़ दे। तो आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस हमारा संदेश ये है, जब तक SC/ST बाबा साहब के 3 मंत्रों को नहीं जाप करेंगे कुछ नहीं हो सकता। पहला मंत्र शिक्षित हो, दूसरा मंत्र संगठित हो, शिक्षित, संगठित एंड संघर्ष। ये 3 मंत्र थे। 3 में से मेरे को पहला मंत्र तो समझ में आया, शिक्षा करी अपने लिए, लेकिन शिक्षा उन्होंने कहा था दूसरों को बांटो भाई जी। आज मैं बन गया IAS तो मैं अपने बेटे को IAS बनाऊं, जो भीख मांग रहा है उसको नहीं बनवाऊंगा IAS। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, IAS का बेटा IAS होगा, मिनिस्टर होगा। जो MP मिनिस्टर पॉलिटिकल है उनके बेटे पॉलिटिक्स में जाएंगे। जो कलाकार हैं उनके बच्चे ही कलाकार बनेंगे, दूसरा आदमी को आने ही नहीं देते। संगठित ये हो नहीं सकते क्योंकि इनको होने नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छी बात कि संगठित हो नहीं सकते क्योंकि इनको होने नहीं दिया जाएगा। उसका रीजन है ना, किसी को लोभ दे के, किसी को लालच दे के, किसी को केस में फंसा के, उनको सबको अलग, जो थोड़ा बोले उसी को अलग कर दो। आज इतनी जाते बांट रखी है, क्यों बांट रखी हैं? तुम SC/ST को सब बोल दो, जाते खत्म, अपने नाम है SC/ST लिखो, जो ST/SC लिखो, सब कास्ट कोई नहीं लिखेगा, जो SC/SC लिखो, खत्म। जो आप इकट्ठे हो गए। आज वो कहते हैं कि जो व्हाइट कॉलर हैं, जितने जाटा हैं, चमार हैं, वो तो हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, बाकी हम स्वीपर हैं, हम लोगों को कोई सुनता नहीं। हमारा
जो है क्या कहते हैं कमीशन भी अलग कर दिया। वर्गीकरण का जो मैटर आया था वो बहुत अच्छी बात आप थे त्रिलोक चंद जी, जो बड़ी अच्छी बातें बताई। और लेकिन 1931 से 1947 और इस समय 2026 तक जो बात आई है वो मजदूर त्राही त्राही कर रहा है। क्योंकि मैंने पीछे का व्याख्यान इसलिए किया क्योंकि उस समय भी जो मजदूर थे जिन्हें गुलाम कहा जाता, गुलाम ही मजदूर थे और मजदूर ही गुलाम थे। और आज भी स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। एकमात्र एक पीढ़ी बदली थी, एक जनरेशन बदली थी, जो कि त्रिलोक चंद जी की जो जनरेशन चल रही है वही बदली थी। लेकिन उसके आते ही मनुवादी लोगों के पेट में दर्द होने लगा, और दर्द भी ऐसा होने लगा कि वो एक दूसरे को देख के राजी नहीं। उसमें कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी बताया साहब ने कि बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए थे, शिक्षा का और संगठन का और संघर्ष, तीनों मंत्र के अंदर बड़ी एक दर्द भरी बात है। शिक्षित तो हो गए लोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरा भाई, मेरा भतीजा या मेरा परिवार का कोई बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है। सिर्फ शिक्षा अपने लिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा जो है दूसरों के लिए दी जाए। और फिर दूसरा मंत्र था संगठित रहने का। संगठित, अगर आप संगठित रहोगे तो वोट कैसे पड़ेगा? आपके अंदर डिवाइड एंड रूल का जो इन्होंने फार्मूला अपनाया कि अगर कोई घर में कुछ पढ़ा लिखा है तो ये और तरीके से, अब भी हम तुम्हें एमएलए बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, वहां तक संगठन को तोड़ने का काम करते हैं। और संघर्ष तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संघर्ष वही लोग करेंगे जिनके पास एजुकेशन होगी, पढ़ा लिखा होगा, वो करेंगे। लेकिन इन सब बातों को लेकर बाबा साहब का जो जीवन परिचय है और जो बाबा साहब की जो कुर्बानी है, उसको आपको पढ़ना होगा और बाबा साहब की कुर्बानी को याद करना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने 4 बच्चों के बगैर दवाई के कारण अपनी जो धर्म पत्नी खोई थी, अपनी पत्नी को खोया था, बेटा खोया था और बेटा भी खोया। क्योंकि अगर बाबा साहब सोचते तो आज विदेशों के अंदर उनको इतनी बेशुमार संपत्ति ऐसे होती और बच्चे भी खुशहाल रहते। लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ भारत के उन बहुजन के लोगों को, उन दलित लोगों को बड़े पैमाने पर सोचा, और दलितों को ही नहीं, बैकवर्ड के लोगों को भी सोचा। और बाबा साहब ने कभी भी जो है मतलब ऐसा काम नहीं करा कि मैं किसी से बदला लूं। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया तो सबको बराबर का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। तो आपको बाबा साहब को एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, सिंधिया हाउस, दिल्ली से। जय